नमस्कार। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक भारत की कल्पना की थी। उनकी एक कविता है जहां वो कहते हैं, चित्त जेथा भय शून्य, उच्च जेथा शिर। मतलब जहां मन भय से मुक्त हो और सिर सम्मान से ऊंचा हो। बिल्कुल। और आज की हमारी बातचीत के लिए मुझे लगता है इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती। वाकई, क्योंकि आज हम जिस मुद्दे की परतें खोलने जा रहे हैं वो इसी भय और सम्मान के बीच की जो कशमकश है उसी से जुड़ा है। ये समझने की कोशिश है कि क्या हमारे समाज में वो सिर उठाकर जीने की जगह कहीं सिकुड़ तो नहीं रही है। और इस पूरी चर्चा की जो नींव है वो हमारे स्रोत द प्रिंट में छपे एक लेख के एक बहुत ही निजी अनुभव पर टिकी है। लेखक बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार क्रिसमस पर आधी रात की प्रार्थना सभा मतलब मिडनाइट मास में हिस्सा लिया। वो उस माहौल के बारे में लिखते हैं, शांति, सुकून और एक अपनेपन की भावना। ऐसा अनुभव जो किसी धर्म या आस्था से परे होता है, बस इंसान को इंसान से जोड़ता है। लेकिन जैसा कि लेखक कहते हैं, उस गर्मजोशी में भी एक ठंडी सी सच्चाई की चुभन थी। हाँ, और वो चुभन उन खबरों से आ रही थी जो ठीक उसी समय देश के दूसरे कोनों से आ रही थी। अच्छा। खबरें थीं कि बजरंग दल के कुछ सदस्य क्रिसमस की सजावट तोड़ रहे हैं, स्कूलों में बच्चों के जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें रुकावट डाल रहे हैं। तो एक तरफ प्रार्थना की शांति और दूसरी तरफ नफरत का ये शोर। ये जो विरोधाभास है, यही आज की हमारी बातचीत का केंद्र है। तो चलिए आज इसी मुद्दे की तह तक चलते हैं। भारत में मॉरल पुलिसिंग यानी ये जो नैतिक पहरेदारी की घटनाएं बढ़ रही हैं, वो हमारे समाज के ताने बाने को मतलब हमारे सोशल फैब्रिक को कैसे बदल रही हैं। और हाँ, जो लोग सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही अहम है। पंथ निरपेक्षता, कानून का राज, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इन सब आयामों को छूता है। तो हाल की घटनाओं से शुरू करते हैं। स्रोत में क्रिसमस समारोहों का तो जिक्र है ही, लेकिन लगभग उसी समय बरेली में एक और घटना हुई जो इस ट्रेंड को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। बरेली में क्या हुआ? तो वहां एक जन्मदिन की पार्टी पर हमला किया गया। जन्मदिन की पार्टी पर? क्यों? वजह ये थी कि एक हिंदू लड़की की बर्थडे पार्टी में उसके 2 मुस्लिम दोस्त भी आए हुए थे। बस इतनी सी बात पर? हाँ, और इसे फौरन लव जिहाद का एंगल दे दिया गया। आप सोचिए, मतलब अब ये पहरेदारी का दायरा वैलेंटाइन डे पर पार्क में बैठे जोड़ों से निकलकर हमारी निजी दोस्ती तक पहुंच गए। हाँ, मतलब कौन किससे दोस्ती करेगा ये भी अब वो तय करेंगे। ये वाकई में एक बहुत बड़ा बदलाव है। पहले तर्क दिया जाता था कि ये सब भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए हो रहा है। हाँ, संस्कृति खतरे में है। लेकिन दोस्तों के एक साथ बर्थडे मनाने में कौन सी संस्कृति खतरे में पड़ गई? ये तो कुछ और ही इशारा कर रहा है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहाँ जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि ये अब सिर्फ संस्कृति की रक्षा का दावा नहीं रहा, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये अब लोगों के निजी जीवन पर, उनके आपसी रिश्तों पर एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश है। जब दोस्तों को भी शक की निगाह से देखा जाने लगे, जब ये तय होने लगे कि कौन किससे दोस्ती कर सकता है, तो इसका मतलब है कि आप समाज के सबसे बुनियादी धागे मतलब भरोसे को ही तोड़ रहे हैं। इसी बात पर स्रोत में एक बहुत जबरदस्त लाइन लिखी है जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। बताइए। लेखक कहते हैं, जिस क्षण संस्कृति को डर और हिंसा के माध्यम से थोपा जाता है, वो संस्कृति नहीं रह जाती बल्कि नियंत्रण बन जाती है। क्या बात है! ये लाइन तो एक तरह से इस पूरी बहस का सार है। संस्कृति नहीं, नियंत्रण। जब मैं ये पढ़ता हूं ना, संस्कृति नहीं नियंत्रण बन जाती है, तो मेरे दिमाग में एक सीधी सी तस्वीर बनती है। एक तरफ घर का खुला दरवाजा है जहां मेहमान अपनी मर्जी से आते जाते हैं, और दूसरी तरफ एक जेल का दरवाजा। दोनों ही किसी को अंदर रखते हैं, पर फर्क जमीन आसमान का है। बहुत शानदार मिसाल है ये, और मैं इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहूंगी। सोचिए, संस्कृति एक बहती हुई नदी की तरह है। वो अपने रास्ते में आने वाली चीजों को साथ लेकर चलती है, अपना रास्ता खुद बनाती है, और इसी से वो जिंदा रहती है। सही बात है। लेकिन जब आप उस पर डर और हिंसा का एक बांध बना देते हैं, तो आप सिर्फ उसके बहाव को नहीं रोकते, आप उसके पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर देते हैं। पानी सड़ने लगता है ना? ठीक वैसे ही जब संस्कृति पर नियंत्रण का बांध बनाया जाता है, तो वो समाज के भरोसे, उसकी रचनात्मकता, उसके खुलेपन के पूरे इकोसिस्टम को खत्म कर देता है। लेकिन अक्सर इसका जवाब एक और तर्क से दिया जाता है। स्रोत में भी इसका जिक्र है कि कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी घटनाओं को जानबूझकर उछाला जाता है। हाँ, कि चुनिंदा रूप से दिखाया जाता है। बिल्कुल, ताकि भारत की एक नकारात्मक, एक अल्पसंख्यक विरोधी छवि बने। वो कहते हैं कि ये तो बस
कुछ छिटपुट घटनाएं हैं। हाँ, और इस तर्क को समझना जरूरी है। ये बात सही है कि इतने बड़े और विविध देश में जो उदारवादी और शांत बहुमत है, उसकी आवाज अक्सर कुछ चरमपंथी तत्वों के शोर में दब जाती है। लेकिन असली चिंता वैश्विक छवि की नहीं होनी चाहिए। असली चिंता जमीनी हकीकत की होनी चाहिए। लेकिन क्या ये दोनों चीजें पूरी तरह से अलग हैं? मतलब क्या देश की जमीनी हकीकत उसकी वैश्विक छवि को नहीं बनाती? और अगर छवि खराब होती है तो क्या उसका असर वापस देश के लोगों पर, यहाँ के निवेश पर नहीं पड़ता? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। लेकिन जो स्रोत का पॉइंट है वो ये है कि हमें अपनी प्राथमिकता सही रखनी होगी। हमारी पहली चिंता ये नहीं होनी चाहिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स हमारे बारे में क्या लिख रहा है। ठीक है। हमारी पहली चिंता ये होनी चाहिए कि बरेली में एक लड़की अपने दोस्तों के साथ बेखौफ होकर अपना जन्मदिन मना पा रही है या नहीं। जमीनी हकीकत ये है कि भीड़ द्वारा हिंसा और ये मॉरल पुलिसिंग ये अब अपवाद नहीं रही, ये धीरे धीरे सामान्य होती जा रही हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ऐसा करने वालों के मन में कानून का डर वो लगभग खत्म हो चुका है। ये सीधे सीधे कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ के विचार पर हमला है। और जब कानून का राज कमजोर होता है तो वैश्विक छवि तो अपने आप खराब हो जाती है। स्रोत में कुछ बहुत ही चुभने वाले सवाल उठाए गए हैं, जैसे हम धीरे धीरे किस तरह के समाज को स्वीकार कर रहे हैं, हम अगली पीढ़ी के लिए किस तरह के दैनिक जीवन की तैयारी कर रहे हैं। और ये सवाल सिर्फ सरकार से नहीं है। नहीं, ये हम सब से हैं। बिल्कुल। और यही इस चर्चा का मूल है। ये बहस इस बारे में नहीं है कि ये कुछ छिटपुट घटनाएं हैं या नहीं। बहस ये होनी चाहिए कि ये कुछ घटनाएं भी क्यों हो रही हैं। एक स्वस्थ समाज में ऐसी किसी भी घटना के लिए 0 टॉलरेंस होना चाहिए, 0 सहिष्णुता, क्योंकि एक भी घटना बहुत ज्यादा है। एक भी घटना। जब ऐसी घटनाएं बार बार होती हैं तो वो सिर्फ खबर नहीं रहती, वो समाज के व्यवहार को बदलने लगती हैं, वो एक नया नॉर्मल बना देती हैं। और ये जो नॉर्मल होने की बात है, इसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर, हमारे मन पर कितना गहरा होता होगा? मतलब इसका असली और स्थायी प्रभाव क्या है? इसका सबसे पहला और सीधा असर है समाज में एक अनकहे डर का माहौल बनना। इसे अंग्रेजी में चिलिंग इफेक्ट कहते हैं। चिलिंग इफेक्ट? हाँ, ये सीधे तौर पर आपको कुछ करने से नहीं रोकता, लेकिन आपके मन में एक हिचक पैदा कर देता है। लोग खुद ही सेंसरशिप करने लगते हैं। एक हिंदू लड़का किसी मुस्लिम दोस्त को घर बुलाने से पहले 10 बार सोचेगा। एक लड़की छोटे कपड़े पहनने से डरेगी। अलग अलग धर्म के लोग एक साथ कोई त्योहार मनाने से कतराएंगे। और जब ऐसा होता है तो भारत की वो खूबसूरती जिसे हम विविधता में एकता कहते हैं, वो तो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। बिल्कुल। भारत की खासियत तो इसी खिचड़ी में है, जिसमें हर चीज का अपना स्वाद है। लेकिन ये सोच तो सब कुछ एक ही रंग में रंगकर दाल चावल बनाने पर तुली है। बहस और असहमति की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल। और अगर हम इसे और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसका अंतिम लक्ष्य है एक वैचारिक आधिपत्य यानी आइडियोलॉजिकल हेजेमनी स्थापित करना। ये थोड़ा भारी शब्द है। वैचारिक आधिपत्य, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी कमरे में एयर कंडीशनर 24 डिग्री पर सेट हो और धीरे धीरे कमरे में बैठे हर इंसान को यही तापमान नॉर्मल लगने लगे। ठीक है। अब अगर कोई कहे कि मुझे गर्मी लग रही है या ठंड, तो उसे ही अजीब समझा जाएगा। वैचारिक आधिपत्य भी यही करता है, वो समाज की सोच का तापमान सेट कर देता है। एक खास जीवन शैली, एक खास विचार, उसी को इतना नॉर्मल और सही बना दिया जाता है कि जो भी उससे अलग सोचता है उसे असामान्य, गलत या फिर देशद्रोही करार दे दिया जाता है। स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास की ओर भी इशारा किया गया है। ये कहा गया है कि इस तरह की हिंसा करने वाले समूह अंत में उन्हीं लोगों को अपना शिकार बनाते हैं जिनकी रक्षा करने का वो दावा करते हैं। ये एक सार्वभौमिक पैटर्न है, हर कट्टरपंथी समूह में देखने को मिलता है। लेखक ने मुस्लिम होने के नाते अपने समुदाय का उदाहरण दिया है। वहां भी कई बार महिलाओं पर सुरक्षा और संस्कृति के नाम पर ड्रेस कोड और दूसरी पाबंदियां लगाई जाती हैं। हाँ, ये तो होता है। दावा किया जाता है कि ये उनकी भलाई और सुरक्षा के लिए है। लेकिन सवाल ये है कि किससे सुरक्षा और किस कीमत पर? अक्सर इसका असली मकसद महिलाओं को अनुशासित करना और उनकी आज़ादी को, उनकी स्वायत्तता को सीमित करना होता है। ये तर्क किसी एक समुदाय का नहीं, हर उस समूह का है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता से ऊपर समूह की पहचान को रखता है। मतलब ये कि ये आपके साथ तभी तक खड़े हैं जब तक आप इनकी बनाई हुई लक्ष्मण रेखा के अंदर हैं।
एकदम। जैसे ही आपने सवाल पूछा या उस रेखा से बाहर कदम रखा, आप हम में से एक नहीं रहते। बिल्कुल। और स्रोत में एक और गहरी बात कही गई है। ऐसे आंदोलन जब बाहरी दुश्मनों को खत्म कर देते हैं या उन पर हावी हो जाते हैं, तो वो खत्म नहीं होते। वो अपने ही समूह के भीतर अन्य या गद्दार खोजने लगते हैं। दुश्मन खत्म तो अपनों में ही दुश्मन ढूंढो। क्योंकि उनका पूरा वजूद ही डर और नियंत्रण पर टिका होता है। अगर कोई बाहरी दुश्मन नहीं होगा तो नियंत्रण बनाए रखने के लिए वे अपनी ही लोगों में दुश्मन ढूंढेंगे। वफादारी साबित करने का दबाव लगातार बना रहेगा। कौन असली हिंदू है, कौन पक्का मुसलमान है, ये साबित करने की होड़ लग जाएगी। ये एक कभी न खत्म होने वाला चक्र बन जाता है। इस संदर्भ में लेखक ने एक बहुत ही मार्मिक व्यक्तिगत टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा है कि वे एक भारतीय मुस्लिम के रूप में कितने आभारी हैं कि उनके पूर्वजों ने एक धार्मिक रूप से परिभाषित पाकिस्तान के बजाय एक बहुलवादी भारत में रहना चुना। और ये चुनाव एक विचार में विश्वास पर आधारित था। एक ऐसे भारत का विचार जहां आपकी नागरिकता आपकी आस्था से तय नहीं होती, जहां अलग अलग पहचानें एक साथ सम्मान से रह सकती हैं। जब हम भीड़ तंत्र को कानून के शासन की जगह लेते हुए देखते हैं, तो ये उस भारत के विचार के साथ एक धोखा है। तो अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गए हैं। इस समस्या का समाधान क्या है? स्रोत के अनुसार अब जिम्मेदारी उदारवादी बहुमत की है, मतलब मॉडरेट मेजॉरिटी की। हाँ, और ये उदारवादी बहुमत किसी एक धर्म या समुदाय का नहीं है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर वो व्यक्ति शामिल है जो गरिमा, स्वतंत्रता और सह अस्तित्व में विश्वास करता है। ये वो विशाल बहुमत है जो चुपचाप अपना काम करता है और देश को चलाता है। लेकिन ये उदारवादी बहुमत करे क्या? ज्यादातर लोग तो इन राजनीतिक पचड़ों से दूर ही रहना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि चुप रहना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है। और यही चुप्पी सबसे ज्यादा खतरनाक है। स्रोत कहता है कि इसी चुप्पी पर हाशिए पर मौजूद चरमपंथी तत्व कब्जा कर लेते हैं। वो ये दावा करने लगते हैं कि वही बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, वही जनता के रक्षक हैं। जब बहुमत चुप रहता है तो मुट्ठी भर लोगों की हिंसक आवाज ही सबकी आवाज मान ली जाती है। इसलिए अब समय आ गया है कि सभी समुदायों के उदारवादी लोग अपने अपने समुदायों के भीतर मौजूद इन चरमपंथी तत्वों को साफ साफ अस्वीकार करें। उन्हें सामाजिक और राजनीतिक तौर पर अलग थलग करने की जरूरत है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो कुछ बातें बहुत साफ होकर निकलती हैं। पहली, कि नैतिक पुलिसिंग अब हमारी निजी दोस्ती और रिश्तों पर हमला कर रही है। दूसरी, ये संस्कृति की रक्षा नहीं बल्कि डर के जरिए समाज पर नियंत्रण स्थापित करने का एक तरीका है, ठीक उस नदी पर बने बांध की तरह जो पूरा इकोसिस्टम को तबाह कर देता है। और तीसरी, कि इन छिटपुट घटनाओं का सामान्य हो जाना हमारे कानून के राज और भारत के बहुलवादी विचार के लिए एक सीधा खतरा है। और अंत में इसे रोकने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस शांत उदारवादी बहुमत की है जिसे अब अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। वरना हम एक ऐसा देश बनने का जोखिम उठाते हैं जहां धार्मिक पहचान ही अपनेपन और नागरिकता का एकमात्र आधार बन जाएगी। लेख इसी चेतावनी के साथ खत्म होता है। एक बहुत ही गंभीर विचार है और यही हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। सोचने वाली बात यह है कि एक व्यक्ति के तौर पर और एक समाज के रूप में हम भारत के उस विचार को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं जिसकी कल्पना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं ने की थी। वो भारत जहां मन सच में भय से मुक्त हो और मस्तक सम्मान से ऊंचा हो। इस गहरी बातचीत पर आपके क्या विचार हैं? या अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय की तह तक जाने के लिए। धन्यवाद।